हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के 31 अगस्त 2020 के राष्ट्रीय जागरण को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। ताकत का उपयोग सही जगह पर करना चाहिए, चाहे वो दिमाग की ताकत हो या फिर शरीर की। देखिए, अब दिमाग की आप मान लीजिए बहुत तेज़ हैं, आप किसी चीज़ को अच्छा कैच करते हैं, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, लेकिन आप उसका अगर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप उसको पढ़ाई में ना लगाकर फालतू बातों में लगा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि हार्ड वर्क से अच्छा है आप स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क की तुलना में जल्दी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वही शरीर की ताकत में भी होता है। बहुत से मजदूर होते हैं जो सिर्फ शरीर की ताकत पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन अगर वही काम वो दिमाग से करें तो वो बहुत जल्दी हो सकता है। इसीलिए ताकत का इस्तेमाल हमेशा सही जगह करना चाहिए, और स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको हार्ड वर्क करिए, लेकिन उस हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क का ज़्यादा रेशियो होना ज़रूरी है। तो अब चलिए न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि पैसे के लिए इलाज से मना नहीं कर सकते हैं अस्पताल। 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश देते हुए एनसीडीआरसी ने ये टिप्पणी की है। दूसरी न्यूज़ है, यूपीआई से लेन देन पर नहीं वसूल सकते शुल्क। सीबीडीटी के निर्देशों के बाद भी कई बैंक कर रहे हैं वसूली। और तीसरी न्यूज़ है, भारत को खिलौना हब बनाने की मुहिम। कल प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये पॉइंट बोला है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी ने कहा है कि अस्पताल को पैसा लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए वह इलाज से मना नहीं कर सकता है। एनसीडीआरसी ने एक महिला को 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की है। वोल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में महिला के पति की मृत्यु हो गई थी। एनसीडीआरसी ने अस्पताल को चिकित्सा लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया। पीठासीन सदस्य एस एम क्रांतिकर और दिनेश सिंह की पीठ ने मृतक की पत्नी यशोमती देवी को याचिका पर उनको मुआवजा देने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा कि मरीज के मस्तिष्क का सीटी स्कैन जरूरी था, लेकिन इसमें 3 घंटे से ज़्यादा की देरी की गई, क्योंकि अस्पताल इस काम के लिए 1850 रुपए की रसीद का इंतजार कर रहा था। सिटी स्कैन के लिए शुल्क का इंतजार इस तथ्य के बावजूद किया गया कि मरीज पहले से ही 1.5 लाख रुपए जमा कर चुका था। पीठ ने कहा कि अस्पताल को भुगतान के लिए कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपस्थिति में मरीज की देखभाल उसकी मुख्य जिम्मेदारी है। शिकायत के अनुसार 58 वर्षीय व्यक्ति को परिश्रम करने के बाद बाएं हाथ में दर्द होता था। 2009 में उसने अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग में अपने बाएं हाथ के दर्द की शिकायत की थी। इस पर उसे अस्पताल में भर्ती करा गया था। अस्पताल ने मरीज को हेपरिन की खुराक देना शुरू कर दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दवा बिना किसी प्रयोगशाला जांच या निगरानी प्रोटोकॉल के शुरू की गई थी। रोगी ने अस्पताल के अधिकारियों से रक्तस्राव की शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि डॉक्टरों ने हेपरिन जारी रखा, जो रक्तस्राव का कारण था। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूपीआई से लेन देन पर नहीं वसूल सकते शुल्क। सरकार के निर्देश के बाद भी रुपे कार्ड और भीम यूपीआई से लेन देन पर शुल्क वसूल रहे बैंकों को आयकर विभाग ने सख्त हिदायत दी है। विभाग ने कहा है कि 1 जनवरी से अब तक इस मद में वसूला गया शुल्क रिफंड करें, साथ ही भविष्य में ऐसे लेन देन पर शुल्क कतई नहीं वसूलें। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में नकदी कम करने के उद्देश्य के साथ पिछले साल सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेन देन में शुल्क लेने या नहीं लेने की से संबंधित आयकर कानून की धारा 259 SU के संबंध में बैंकों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बैंकों के माध्यम से होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2019 में धारा 269 SU के रूप में नया प्रावधान जोड़ा है।
इसके तहत पिछले साल में 50 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा का कारोबार करने वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है भारत को खिलौना हब बनाने की मुहिम। आत्मनिर्भर भारत अभियान की नींव के लिए सबसे जरूरी है कल्पनाशीलता, नवीनता, आत्मविश्वास और टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी का संकेत देते हुए रविवार को देश को खिलौना उत्पादन के लिए प्रेरित किया, जिसका वैश्विक बाजार 7 लाख करोड़ रुपए का है और भारत का हिस्सा फिलहाल नगण्य है। उन्होंने भारतीय ऐप के क्षेत्र में हो रहे प्रयोग का हवाला देते हुए कहा कि खिलौना उत्पादन में भारतीय सोच, कल्पना और थीम को शामिल किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि सीमा पर तनाव के बाद केंद्र सरकार ने कई दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ इन 2 क्षेत्रों में भी चीन से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत को खिलौना उत्पादन का हब बनाने के लिए बैठक की थी। उससे पहले सरकार ने चीन के लगभग 100 ऐप भी प्रतिबंधित किए थे। इस बार मन की बात में यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि उत्सव, पोषण, देसी कुत्तों की गुणवत्ता जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखे, लेकिन यह मुख्यतः खिलौना, मोबाइल गेम्स ऐप आधारित पर केंद्रित था। इसका खास कारण भी था। भारत पिछले 1.5-2 महीने में चीन से किसी भी देश पर निर्भरता कम करने और हर क्षेत्र में खुद की ताकत बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में खिलौना बाजार अहम है। उन्होंने उद्योग जगत, स्टार्टअप से अपील की, हमारे देश में इतने आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, भारत के गेम बनाइए, चलो खेल शुरू करते हैं, लेट द गेम बिगिन। भारतीय थीम की बात कहकर उन्होंने संदेश दिया कि विदेशी कैरेक्टर के बजाय भारतीय बच्चे खेल खेल में ही भारतीय इतिहास और सभ्यता भी सीख और समझ सकते हैं। तो ये नेशनल न्यूज़ की पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो है कि ट्रंप समर्थक और विरोधी भिड़े। अमेरिका के ओरेगन प्रांत के सबसे बड़े शहर पोर्टलैंड में शनिवार रात नस्लभेदी विरोधी प्रदर्शनकारी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी भी झड़प के दौरान फायरिंग होने की बात पर साफ साफ कुछ नहीं कह रही है, लेकिन एक स्वतंत्र फोटोग्राफर ने 3 गोलियों की आवाज़ सुनने का दावा किया है। उसने पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को घटनास्थल से उठाकर ले जाने की बात भी कही है। माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वह श्वेत समुदाय से ताल्लुक रखता है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि आम जनता बताएगी कैसे चाहिए नोट और सिक्के। दूसरी न्यूज़ है लोन मोरेटोरियम आज होगा खत्म। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। करेंसी नोटों और सिक्कों के आकार, प्रकार व मूल्य निर्धारण में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने इन्हें चलन में लाने से पहले आम राय लेने का फैसला किया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक सर्वेक्षण कराने की तैयारी है। आम जनता के बीच देश भर में कराए जाने वाले इस सर्वेक्षण के आधार पर केंद्रीय बैंक आने वाले दिनों में देश में प्रचलन में रहने वाले नोटों व सिक्कों के बारे में फैसला करेगा। नए फैसले से में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि नोटों व सिक्कों के इस्तेमाल से होने वाले कागज व नोट से लेकर इसके मुद्रण से जुड़ी तकनीक भी भारतीय हो, ताकि करेंसी प्रबंधन में देश आत्मनिर्भर बन सके। यह सर्वे अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी प्रक्रिया स्थगित हो गई थी। नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद से आरबीआई अपने करेंसी प्रबंधन में काफ़ी बदलाव कर चुका है। उस समय में प्रचलन में लाए गए 2000 रुपये मूल्य के नोटों की छपाई बंद हो चुकी है, जबकि पहली बार 200 रुपये के नोट प्रचलन में लाए गए। नोटों को भौतिक रूप से ज़्यादा सुरक्षित बनाने और नकली नोटों की गुंजाइश खत्म करने के लिए नए फीचर भी पेश किए गए हैं। अब आरबीआई को किस तरीके से आप बता सकते हैं, पॉइंट्स के तौर पर है, देख लेते हैं। किस तरह का नोट पसंद करेंगे? अभी प्रचलन के नोटों की क्वालिटी से आप संतुष्ट हैं या नहीं? छोटे मूल्य के नोट ज़्यादा पसंद करते हैं या सिक्के? 500 रुपये के पर्याप्त नोट मिलते हैं या नहीं? उपयोग में असुविधा होती है या नहीं? 200 व 500 रुपये के बीच किसी और मूल्य के नोट की ज़रूरत है क्या? क्या 1 रुपये के सिक्के को पूरी तरह से बाहर करने का समर्थन करेंगे? ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सुझाव मांगा गया है। दूसरी न्यूज़ है लोन मोरेटोरियम आज होगा खत्म।
कोविड-19 संकट के दौर में खुदरा लोन ग्राहकों को ईएमआई भुगतान स्थगित करने की जो छूट मिली थी वह सोमवार को खत्म हो रही है। रविवार देर रात तक किसी भी बैंक या बैंकिंग क्षेत्र के नियामक आरबीआई ने यह संकेत नहीं दिया कि लोन मोरेटोरियम की राह अभी जारी रखी जाएगी। बहरहाल कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचना भी भेजनी शुरू कर दी है कि उन्हें अपनी ईएमआई के बराबर रकम अपने खाते में अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए। हालांकि कई बैंकों में शीर्ष स्तर पर आरबीआई के निर्देश के मुताबिक सावधि कर्ज वाले पर्सनल लोन ग्राहकों को मासिक किस्त अदायगी की नई सुविधा पर विचार किया जा रहा है। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह गुरुवार को बैंकों व एनबीएफसी प्रमुखों की एक विशेष बैठक बुलाई है। बैठक का प्रमुख एजेंडा बकाया कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इसमें कारपोरेट लोन के साथ ही होम, ऑटो और पर्सनल लोन जैसे रिटेल लोन के बारे में विमर्श किया जाएगा ताकि बैंक ग्राहकों को राहत देने संबंधी कोई नियम बना सकें। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल है हमारे लिए। पहला आर्टिकल है कि इतिहास में दफन नायक। देश में केवल दिल्ली ही नहीं लेकिन इतिहासकारों का ध्यान देश केवल दिल्ली ही नहीं है लेकिन इतिहासकारों का ध्यान दिल्ली के आसपास की घटनाओं पर ही गया। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा शिक्षा पर साथ आए, यहां पर होगा साथ आए केंद्र और राज्य। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है आईआईएम रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है आत्मनिर्भरता की राह। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में स्टेटमेंट दिया है कि भारत को स्वावलंबी बनाना है और खिलौने पर आत्मनिर्भर होना होगा, इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। इतिहास में दफन नायक। इतिहास अमृत होता है, सतत विकासशील, जय पराजय में संभाव। तथ्य सत्य हो कि को ही अंगीकृत करता है। वह किसी के प्रभाव में नहीं आता पर सबको प्रभावित करता है। काल गति का तटस्थ दर्शक होता है, इसलिए इतिहासकारों को भी निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन अधिकांश भारतीय इतिहासकारों ने स्वार्थवश मनमानी की है। इस महत्वपूर्ण घटनाओं और नायकों की अपेक्षा हुई है। तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का अपकृत्य भी किया गया है। इतिहास केवल भूत ही नहीं होता, यह भूत के साथ अनुभूत भी होता है। इस विवरण में जय पराजय का लेखा होता है। भारत सदा पराजित देश नहीं रहा। हमारे इतिहास में नायकों ने विदेशी हमलावरों और उनके शोषण को कभी स्वीकार नहीं किया। बंकिम चंद्र ने लिखा था, अरब एक तरह से दिग्विजयी रहे हैं। उन्होंने जहां आक्रमण किया वहां जीते, पर फ्रांस और भारत से पराजित होकर लौटे। उन्होंने मिस्र, सीरिया, ईरान, अफ्रीका, स्पेन, काबुल और तुर्किस्तान पर कब्जा किया, लेकिन 100 वर्ष में भी वे भारत को नहीं जीत सके। यह तथ्य भारत की नई पीढ़ी को अल्प ज्ञात है, क्योंकि भारतीय पौरुष पराक्रम की घटनाओं और इतिहास के नायकों की अपेक्षा की गई। जेएस मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी थी। इंग्लैंड से भारत आने वाले अधिकारियों के लिए इसका अध्ययन उपयोगी बताया गया था। मिल जैसे लेखकों ने भारतीय इतिहास को ब्रिटिश इतिहास का हिस्सा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यूरोपीय वामपंथी इतिहासकारों ने बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब आदि को महत्व दिया। वे मध्यकाल को मुगल या मुस्लिम इतिहास से सिद्ध करते थे। मूर्तियों, मंदिरों के ध्वंसकर्ताओं और उत्पीड़कों के नायकों के रूप में पेश किया गया। मुस्लिम समाज के एक वर्ग में इसका गलत प्रभाव पड़ा। हिंदू और मुस्लिमों के नायक अलग हो गए। एकताबद्ध सुगठित राष्ट्र में सभी वर्गों का इतिहास भूगोल एक होता है। अंबेडकर ने यह बात ध्यान दिलाई कि यहाँ हिंदुओं और मुस्लिमों के नायक अलग अलग हैं। देश केवल दिल्ली ही नहीं है, मगर इतिहासकारों का ध्यान दिल्ली के आसपास की घटनाओं पर ही गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम को भी इतिहास में सम्मानजनक जगह नहीं मिली। उसे ब्रिटिश प्रभावित विद्वानों और वामपंथियों ने सिपाहियों का विद्रोह बताया। वस्तुतः यह अंग्रेजों से सीधी लड़ाई थी। आत्महीन समाज निराशा में रहते हैं। वे अब भी
गलत तथ्यों के चलते आत्महीनता का भाव भर रहे हैं। भारत को वास्तविक इतिहास बोध से संबद्ध करने के मार्ग में तथ्यहीन इतिहास बाधा है। भूले बिसरे नायकों को पाठ्यक्रम सहित सभी अवसरों पर याद कराया जाना जरूरी है। यह अच्छा हुआ कि अमीश त्रिपाठी ने सुहेल देव पर किताब लिखी और उनके अद्भुत पराक्रम से परिचित कराने का काम किया। ऐसे तमाम पराक्रमी योद्धा इतिहास में दफन हैं। आज का भारत पूर्वजों के सचेत और अचेत कर्मों का परिणाम है। अब सचेत कर्म द्वारा उपेक्षित नायकों को प्रतिष्ठित करना होगा। आत्महीन समाज में राष्ट्रीय उमंग नहीं होती, अपनी संस्कृति, सभ्यता और दर्शन पर गर्व का अनुभव नहीं होता। राष्ट्रीय गौरव बोध के लिए वास्तविक इतिहास बोध जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल है, शिक्षा पर साथ आए केंद्र और राज्य। कुछ दिन पहले ही पेश की गई नई शिक्षा नीति का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा का तक एकरूपता कायम करना और वर्ष 2030 तक 100% नामांकन हासिल करना है। 34 वर्ष बाद आई इस नीति का प्रारूप जाने माने वैज्ञानिक और इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में तैयार किया गया है। आज़ादी के बाद भारत को अब तक 3 शिक्षा नीति मिली है। पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी, जिसमें पूरा जोर मुख्य रूप से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर था। अगली शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई। इस दूसरी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विषमता को घटाना था। इस नीति ने विभिन्न सामाजिक समूहों में शिक्षा के मोर्चे पर समानता कायम करने का तो जोर दिया, लेकिन उसने प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य पर उतना ध्यान नहीं दिया। जबकि 1991 में 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण की बयार शुरू होने के बाद यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब 2020 की नई शिक्षा नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए स्थानीय और वैश्विक मानव संसाधन में संतुलन का प्रयास किया गया है। ऐसे में नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना को देखते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि 1986 की शिक्षा नीति के मुकाबले में नई नीति में क्या बदलाव आए हैं। रणनीतिक रूप से देखें तो दोनों नीतियों में अंतर मुख्य रूप से 3 प्रमुख पैमाने पर दिखता है। पहला, समाज का विजन, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा शिक्षा का उद्देश्य। दोनों नीतियों का विकास सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखकर ही किया गया है। इस प्रकार देखें तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों का भारतीय समाज के बारे में अलग विचार और दृष्टिकोण है। 1980 के दशक में दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः स्थानीय थीं और कुछ संक्रमण के दौर से गुजर रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए 1986 की नीति का जोर सभी के लिए समान अवसर और मानवीकरण पर था। दूसरे शब्दों में कहें तो नियामकीय एजेंसियों का पूरा ध्यान इस पहलू पर केंद्रित था कि वे विभिन्न संगठनों और संस्थानों में एक न्यून शिक्षा मानक को सुनिश्चित करें। दोनों शिक्षा नीतियों में दूसरे अंतर का संबंध सामाजिक उद्देश्य से जुड़ा। 1986 की नीति की दिशा विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए मानवीय शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की ओर थी। व्यापक रूप से उसका मुख्य उद्देश्य वंचित वर्गों के समावेशन पर केंद्रित था। वहीं 2020 की शिक्षा नीति सामाजिक समावेशन के साथ साथ वंचित वर्गों की खासी हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के गठन की उम्मीद जगाती है। इसका अतिरिक्त नई शिक्षा नीति शैक्षणिक ज्ञान और प्रशिक्षण से मिलने वाले आर्थिक उपार्जन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। तीसरा अंतर शिक्षा के उद्देश्य की समझ से जुड़ा है। इससे पहली नीति में विश्व और मानव जीवन की समझ पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। 1986 की नीति के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समाजवाद का विकास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समझ के साथ मानव संसाधन का समग्र विकास करना है। कुल मिलाकर 1986 की नीति में शिक्षा एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का ऐसा वर्ग तैयार किया जिन्होंने वैल्यू चेन से योगदान दिया। लेकिन 2020 की नीति ऐसे मानव संसाधन के निर्माण का स्वप्न रखती है जो खुद वैल्यू चेन के नए आयाम का सृजन करे। फिर भी रणनीतिक पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो 1986 और 2020 की शिक्षा नीतियों में कई बातें एक समान भी हैं। नई शिक्षा नीति के लागू होने से भारतीय शिक्षा तंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आत्मनिर्भरता की राह।
प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर आत्मनिर्भरता को रेखांकित करते हुए इस पर खास जोर दिया कि देश को खिलौना और मोबाइल गेम्स के माहौल में भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। उन्होंने जिस तरह यह काम किया, अब सभी के लिए देश में बने खिलौना की मांग करने का समय आ गया है। उन्होंने यही स्पष्ट किया कि वह देश के खिलौना बाजार में चीन के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है। सच तो यह है कि खिलौने के साथ साथ वे सभी वस्तुएं भारत में बननी चाहिए जो पहले यहाँ बनती थीं, लेकिन कालांतर में उनका चीन से आयात होने लगा। यह जिन भी कारणों से हुआ हो, लेकिन ऐसे होने देना एक भूल थी। एक भूल को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। इस कोशिश को सफल बनाने में देशवासियों का भी योगदान देना होगा, लेकिन असली काम तो उद्यमियों और सरकार को ही करना है। सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे उद्यमी चीनी उद्योगों को हर क्षेत्र में पछाड़ने के आत्मविश्वास से लैस हो सकें। ध्यान रहे कि आत्मविश्वास ही आत्मनिर्भरता की कुंजी है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है कि आज से शुरू होगा यूएस ओपन। स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल सोमवार से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले यूएस ओपन में दिखाई नहीं देंगे, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच खिताब के प्रबल दावेदार होंगे। विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी फेडरर चोट के कारण इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, जबकि नडाल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। सर्बिया के जोकोविच बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने शनिवार को फाइनल में मियोल रोनिक को 1-6, 6-3, 6-4 से हराकर वेस्टर्न एंड सर्दन का खिताब जीतकर इस साल का अपना रिकॉर्ड 23-0 कर लिया है। तो ये आज का यानी 31 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।